नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आज जानते हैं पावर सिस्टम की हाई वोल्टेज को सेफ और एक्यूरेट तरीके से मेजर करने के लिए जो ट्रांसफार्मर हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहते हैं, उनमें पोटेंशियल मेजर करने वाले पोटेंशियल ट्रांसफार्मर किस तरह से वर्क करते हैं और ये भी समझते हैं कि एक सामान्य पावर ट्रांसफार्मर की तुलना में इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर किस तरह से अलग होते हैं। शुरू करते हैं। जो हमारी नॉर्मल रेंज के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो करंट 1 एम्पियर या 5 एम्पियर के रेंज में और वोल्टेज 110 वोल्ट के आसपास 150 वोल्ट की रेंज में मेजर करने के कैपेबल होते हैं, उनकी रेंज को एक्सटेंड करके हाई करंट और हाई वोल्टेज से रिलेटेड करंट, वोल्टेज, पावर और एनर्जी के जो मेजरमेंट्स हैं वो न केवल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में जरूरी हैं, लेबोरेटरी रिसर्च के साथ साथ हमारे पावर सिस्टम की कॉमर्शियल अकाउंटिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेटिंग करंट सप्लाईज में हम ट्रांसफार्मर की मदद से हाई वोल्टेज और हाई करंट को रिड्यूस करके मेजरमेंट के लिए कन्वीनियंट लेवल के बना लेते हैं और इस तरह के ट्रांसफार्मर को हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर या उपयंत्र ट्रांसफार्मर कहते हैं। और यहाँ एक वोल्टेज को हाई 11 केवी के लेवल से रिड्यूस करके 110 वोल्ट के लेवल पे बनाने वाला पोटेंशियल ट्रांसफार्मर शो किया हुआ है, जिसमें यहाँ हाई वोल्टेज के जब कनेक्शंस हम सफिशिएंट पोर्सेलिन इंसुलेशन के साथ इक्विपमेंट को करते हैं तो यहाँ एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की एक्शन से जो रिड्यूस्ड वोल्टेज आती है सेफ 110 वोल्ट की, उसे हम मेजरमेंट, प्रोटेक्शन और कंट्रोल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारे उपयंत्र ट्रांसफार्मर हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हैं, वो हाई वोल्टेज को रिड्यूस करने या हाई लाइन करंट को रिड्यूस करने के काम तो करते ही करते हैं। वो हाई वोल्टेज के पावर सिस्टम को दो सेपरेट इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड वाइंडिंग होने के कारण मेजरिंग जो हमारा नेटवर्क है उससे एक इलेक्ट्रिक आइसोलेशन प्रदान कर देते हैं। इससे हमारा जो मेजरमेंट नेटवर्क है, जिसे हमने सेफ पोजीशंस पर अर्थ किया हुआ है और किसी भी दूसरी पोजीशंस पे अब हाई वोल्टेजेस नहीं आएंगी, तो वो पावर सिस्टम के हाई वोल्टेज के इलेक्ट्रिक शॉक के खतरों से भी मुक्त हो जाता है। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हैं वो दो तरह के हैं। सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होकर करंट को रिड्यूस करने वाले इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को हम करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। वहीं सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट होकर हाई वोल्टेज को रिड्यूस करने वाले इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पीटी कहते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर सीटी और पीटी की वर्किंग एक जनरल पावर ट्रांसफार्मर जैसी ही है, जहां टर्न्स के रेशो के हिसाब से प्राइमरी और सेकेंडरी के वोल्टेज और करंट कनेक्ट होते हैं। लेकिन इन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में सीटी की सेकेंडरी में जो सीरीज में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, प्रोटेक्शन की रिले के करंट एलिमेंट या एनर्जी मीटर या वोट मीटर के जो करंट एलिमेंट कनेक्ट होते हैं, उन सब का इंपीडेंस नेग्लिजिबल स्मॉल होता है और ये लगभग शॉर्ट सर्किट, बहुत कम वोल्टेज पे सेकेंडरी वाइंडिंग काम करती है। तो जो प्राइमरी साइड में पावर बर्डन आती है सेकेंडरी के लोड की, वो नेग्लिजिबल स्मॉल होने के कारण सर्किट का करंट सीटी लगाने के बाद भी जो पहले से लोड करंट है वही बना रहता है। वहीं एक पीटी की सेकेंडरी में पैरेलल में जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या रिले के पोटेंशियल कॉइल्स या दूसरे पोटेंशियल सेंसिंग एलिमेंट्स लगे हुए होते हैं, वो सब बहुत ज्यादा इंपीडेंस के ऑलमोस्ट ओपन सर्किट कंडीशंस पे काम करने वाले हैं। तो हमारी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उससे जो करंट ड्रॉ कर रहे हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वो इतना कम होता है कि उसका रिफ्लेक्शन यहाँ प्राइमरी में भी कोई बहुत ज्यादा पावर बर्डन नहीं बनाता है। तो फिजिकली तो सीटी और पीटी के जो साइज हैं वो थोड़े बड़े होते हैं क्योंकि इनका कोर का सेक्शन बड़ा डिजाइन किया हुआ होता है, लेकिन इनके जो एक्चुअल पावर बर्डन है वो कुछ VA मात्र होती है। और एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में मेजरमेंट की एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी और सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटी और पीटी जैसे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का एक बड़ा एडवांटेज इनकी सेकेंडरी में एक से ज्यादा मेजरमेंट, प्रोटेक्शन और कंट्रोल के इक्विपमेंट्स का कनेक्ट हो जाना है। एक सीटी के साथ सेकेंडरी में सीरीज में हम एक से ज्यादा करंट मेजरिंग एमीटर, प्रोटेक्शंस के लिए रिले के करंट एलिमेंट, एनर्जी मीटर, वोट मीटर या पावर फैक्टर मीटर के करंट कॉइल्स सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। वहीं एक पीटी के सेकेंडरी के पैरेलल में एक से ज्यादा वोल्ट मीटर, रिले के वोल्टेज सेंसिंग एलिमेंट और दूसरे
मेजरमेंट, कंट्रोल या प्रोटेक्शन के वोल्टेज सेंसिंग एलिमेंट्स कनेक्ट किए जा सकते हैं। एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पावर सिस्टम में जो वोल्टेज हमें मेजर करनी है उसके पैरेलल कनेक्ट की जाती है। तो प्राइमरी पे फुल हाई पावर सिस्टम की वोल्टेज अप्लाई की जाती है और सेफ्टी के लिए सफिशिएंट अमाउंट का इंसुलेशन भी यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। इससे इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड लेकिन मैग्नेटिकली कपल्ड जो सेकेंडरी वाइंडिंग है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है, उसके आउटपुट से एक नॉर्मल 110 वोल्ट रेंज का आउटपुट फुल लोड रेटेड वोल्टेज कंडीशंस पर हमें प्राप्त होता है। और ये नॉर्मल वोल्टेज हम पैरेलल में कनेक्ट वोल्ट मीटर, प्रोटेक्शन के लिए लगाने वाली रिलेज या कंट्रोल के कोई दूसरे इक्विपमेंट्स को मेजरमेंट, प्रोटेक्शन और कंट्रोल के लिए भेज सकते हैं। तो हम पाते हैं कि एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ने पावर सिस्टम की हाई वोल्टेज को प्राइमरी में ज्यादा फेरों की वाइंडिंग और सेकेंडरी में कम फेरों की वाइंडिंग होने के कारण स्टेप डाउन करके एक नॉर्मल वोल्टेज रेंज में सेफ प्रोपोर्शनल रिडक्शन के साथ कन्वर्ट कर दिया है। मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाले पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और हमारे पावर सिस्टम में वोल्टेज को रिड्यूस करने वाले जो स्टेप डाउन पावर ट्रांसफार्मर हैं, दोनों की वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। यहाँ एक हाई परमेबिलिटी की लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील कोर जिसे हमने ग्राउंडेड किया हुआ है, उसके ऊपर पहले एक इंसुलेटेड बॉबिन लगाकर कम फेरों की लो वोल्टेज की सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स माउंट कर दिए जाते हैं। जहां एक पावर ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी लोड का सफिशिएंट करंट कैरी करती है, एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को वोल्टमीटर जैसे हाई इनफाइनाइट इंपीडेंस के जैसे इंस्ट्रूमेंट्स कनेक्ट करने हैं। तो यहाँ करंट ज्यादा नहीं होने के कारण इन टर्न्स में बहुत ज्यादा करंट कैरिंग कैपेसिटी बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस एलवी के ऊपर एक सफिशिएंट इंसुलेशन लगा के बहुत ज्यादा टर्न्स की प्राइमरी वाइंडिंग बनाई जाती है और इसे हाई वोल्टेज जो हमारा पावर सिस्टम का है उसके लिए जो हमें आवश्यक सेफ इंसुलेशन प्रोवाइड करना होता है, वो अच्छा इंसुलेशन भी प्राइमरी वाइंडिंग के सराउंडिंग्स में प्रोवाइड किया जाता है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, प्रोटेक्शन के डिवाइसेस और ऑपरेटिंग पर्सनल जो सेकेंडरी साइड में काम करते हैं, उनकी एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए हम सेकेंडरी साइड के एक टर्मिनल को इफेक्टिवली ग्राउंड रखते हैं। जब पीटी की प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस पावर सिस्टम की रेटेड वोल्टेज पैरेलल कनेक्शन के साथ अप्लाई की जाती है तो सेकेंडरी से एक सेफ नॉर्मल 110 वोल्ट आउटपुट जो प्राप्त होता है वो पैरेलल में कनेक्ट हुए मेजरिंग वोल्टमीटर्स, प्रोटेक्शन की रिले की वोल्टेज सेंसिंग एलिमेंट्स और दूसरे वोल्टमीटर, एनर्जी मीटर की प्रेशर कॉइल्स को पैरेलल में कनेक्ट करके सप्लाई कर दिया जाता है। क्योंकि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में जो भी इंस्ट्रूमेंट या कॉइल्स लगी हुई हैं उनके इंपीडेंस बहुत ज्यादा हैं, तो हमारा जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी सेक्शन है वो ऑलमोस्ट ओपन सर्किट जैसा व्यवहार करता है और उसमें जो करंट ड्रॉ होता है इन इंस्ट्रूमेंट की लोड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो नेग्लिजिबल स्मॉल होता है। और इस करंट का रिफ्लेक्शन जब हम प्राइमरी साइड में देखते हैं तो ये रिफ्लेक्टेड करंट एक ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट के कंपेरेबल कोटि का है और हम पाते हैं कि ऐसी स्थिति में ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा लिया गया टोटल करंट जो नो लोड करंट और सेकेंडरी करंट रेफर्ड टू प्राइमरी साइड का वेक्टर समेशन है वो नो लोड करंट के कंपेरेबल मैग्नीट्यूड का ही प्राप्त होता है। एक पीटी की सेकेंडरी में जो वोल्टमीटर या रिले के वोल्टेज सेंसिंग एलिमेंट्स हैं उन्हें एक नॉर्मल 110 वोल्ट प्राप्त होती हैं और वो सारे एलिमेंट बहुत थोड़ा सा करंट अपने ऑपरेशन के लिए सेकेंडरी वाइंडिंग से ड्रॉ करते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग जो ट्रांसफार्मर की है उसमें जो रेजिस्टेंस है या वाइंडिंग के साथ जो लीकेज रिएक्टेंस का असर है उनमें करंट फ्लो से जो वोल्टेज ड्रॉप होती हैं वो अगर हम सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज में एड ऑन कर लें तो हमें सेकेंडरी का इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा और टर्न्स रेशो के हिसाब से उसका एक रिफ्लेक्शन प्राइमरी में आएगा और जो प्राइमरी के करंट से प्राइमरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस और लीकेज फ्लक्स के फिनोमेना से जो वोल्टेज ड्रॉप होती है वो प्राइमरी की वोल्टेज वीपी बन जाती है। और हम पाते हैं कि जो प्राइमरी का इंड्यूस्ड ईएमएफ है और सेकेंडरी का इंड्यूस्ड ईएमएफ है उनमें तो टर्न्स रेशो के अनुसार अनुपात है, लेकिन प्राइमरी टर्मिनल वोल्टेज इंड्यूस्ड ईएमएफ से ज्यादा है और सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ से कम है। हमें वीपी और वीएस में एक प्रोपोर्शनलिटी बनानी होती है और ट्रांसफार्मर की वर्किंग के अनुसार ये दो प्रोपोर्शनलिटी है वो प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ और सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ ईपी और ईएस के बीच में है और ईपी और ईएस का अनुपात तो फेरों के अनुपात के अनुसार है, लेकिन हमारा जो नॉमिनल वोल्टेज रेशो है वीपी और वीएस वो
टर्न्स रेशो से डिफरेंट हो जाता है और इस डिफरेंस को हम रेशो एरर कहते हैं। इसी तरह से जो सेकेंडरी की वोल्टेज और प्राइमरी की वोल्टेज है, इनके बीच में एक फेज एंगल एरर भी आ जाती है। अगर हम सिर्फ वोल्टेज मेजरमेंट कर रहे हैं तो सिर्फ जो मैग्नीट्यूड में रेशो एरर है वही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम पावर और एनर्जी के मेजरमेंट कर रहे हैं तो ये जो फेज एंगल एरर है वो भी सिग्निफिकेंट हो जाती है। अगर हम इन एरर्स के कारणों को समझें तो हम पाते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में जो डिफरेंस आ रहा है वो प्राइमरी करंट के कारण वाइंडिंग के रेजिस्टेंस और लीकेज फ्लक्स के फिनोमेना की वोल्टेज ड्रॉप के कारण आ रहा है। अगर हम ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को मोटे क्रॉस सेक्शन के अच्छी कंडक्टिविटी वाले कॉपर से बनाया जाए, वाइंडिंग की डिजाइन में कोर का कॉन्फ़िगरेशन शेल टाइप बनाकर लीकेज फ्लक्स को अगर कम रखा जाए तो लीकेज रिएक्टेंस के ड्रॉप को कम रखा जा सकता है। लेकिन एक बेहतर तरीका है हम प्राइमरी करंट के मैग्नीट्यूड को कम रखकर इन वोल्टेज ड्रॉप्स की एरर्स को कम रख सकते हैं, और इसके लिए हमें ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट को कम रखने के लिए कोर में वर्किंग फ्लक्स डेंसिटी को नॉर्मल पावर ट्रांसफार्मर जो 1.2 से 1.6 टेस्ला के बीच में काम करते हैं उनकी तुलना में आधी या उससे भी कम फ्लक्स डेंसिटी सिर्फ 0.6 टेस्ला पे अगर हम कोर को वर्क करेंगे तो कोर में मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट और जो लॉस कंपोनेंट है वो दोनों कम होने से नो लोड करंट कम हो जाएगा। अगर हम सेकेंडरी साइड में इंस्ट्रूमेंट का इंपीडेंस बहुत ज्यादा लेते हैं, सेकेंडरी करंट कम रहता है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड करंट कंपोनेंट आता है वो कम होने से प्राइमरी करंट कम हो जाएगा, तो ये हमारी ड्रॉप्स कम हो जाएंगी। एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में कोर में वर्किंग फ्लक्स डेंसिटीज को कम रख के, डिजाइन में लीकेज फ्लक्स के फिनोमेना को कम रख के, लीकेज रिएक्टेंस में जो प्राइमरी और सेकेंडरी में वोल्टेज ड्रॉप होती है उन्हें कम रख के, और वाइंडिंग में जो कंडक्टर हमने इस्तेमाल किए हैं उनके रेजिस्टेंस कम रख के इन ड्रॉप्स को कम रखा जा सकता है। लेकिन एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट के लिए, रेशो एरर को कंपनसेट करने के लिए हम सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कुछ एक्स्ट्रा बढ़ाकर वीपी और वीएस, प्राइमरी टर्मिनल वोल्टेज और सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज में जो डिजायर्ड रेशो हमें चाहिए वो हम अचीव कर सकते हैं। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से आप ये समझ गए होंगे कि एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर 2 वाइंडिंग पावर ट्रांसफार्मर जैसी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन रखता है, लेकिन इसकी डिजाइन में कुछ चेंजेस करके हम रेशो एरर और फेज एंगल एरर को कम और कंपनसेट कर सकते हैं। उम्मीद है आप हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो से अपना इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट सब्जेक्ट इंप्रूव कर पाएंगे, और दूसरी प्लेलिस्ट आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग समझ को शार्प बनाएगी, आपकी एग्जामिनेशन और प्रोफेशनल प्रैक्टिस परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। अगर आपको हमारे चैनल और हमारी एकेडमिक टीम से एडिशनल एकेडमिक सपोर्ट चाहिए, ऑन डिमांड किसी टॉपिक पे नोट्स या वीडियो की रिक्वायरमेंट है, तो चैनल की ईगर टू लर्न मेंबरशिप ज्वाइन करें और श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निक और चैनल की जो ऑफिशियल वेबसाइट और ईमेल आईडी है उस पर मैसेज करें। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे एक नई लर्निंग वीडियो के साथ।